हेलो हाय गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, दिस इज सीएस वेब चितलांगे एंड आप सबका स्वागत है कॉर्पोरेट फाइनेंस के ब्रांड न्यू लेक्चर में। कल हम लोगों ने अपने आईसीडीआर के डिस्कशन को आगे लिया था और कल हम लोगों ने राइट इशू का डिस्कशन स्टार्ट किया था। सबसे पहले वी स्टार्टेड द लेक्चर जहां पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि राइट इशू करने का ऑब्जेक्टिव क्या होता है। सी, कंपनी अगर इशू कर रही है मतलब कंपनी को पैसा चाहिए, कंपनी को पैसा चाहिए तो कंपनी किसी से भी मांग सकती है। ये पूरा राइट इशू का कॉन्सेप्ट लाया क्यों गया? राइट इशू का कॉन्सेप्ट इसलिए लाया गया बिकॉज अगर कंपनी एक बार आईपीओ या एक बार पब्लिक ऑफर करने के बाद कभी भी कोई दूसरा ऑफर करती है तो उसके वजह से जो पुराने शेयर होल्डर्स होते हैं उनका होल्डिंग डाइल्यूट होने का चांसेस होता है। तो हम लोगों ने एक नया कॉन्सेप्ट लाया कि ठीक है, अगर मान लो कंपनी आगे जाके करेगी तो एक ऑप्शन दे देते हैं कि तुम अपने शेयर होल्डर्स को ही ये ऑप्शन दे दो। ऑफ कोर्स शेयर होल्डर्स के ऊपर आप मैंडेटरी नहीं कर सकते हो, ऑब्लिगेशन नहीं दे सकते हो, क्योंकि कौन सा शेयर होल्डर कब किस फाइनेंशियल पोजीशन पे कब वो इन्वेस्ट करना चाहे कब नहीं करना चाहे इज समथिंग दैट दे हैव टू डिसाइड। बट एटलीस्ट दे कैन बी गिवन दिस ऑप्शन कि हमें एडिशनल पैसा चाहिए तो तुम्हें एडिशनल शेयर्स चाहिए तो तुम ले लो। अच्छा, कंपनी को कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? कंपनी को घंटा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कंपनी विल बी कि मेरे को कहीं से ही पैसा मिले, अब चाहे वो मेरे पुराने शेयर होल्डर से मिले या फिर बहुत ज्यादा आवाज आ रहा है क्या? चाहे तो पुराने शेयर होल्डर्स या तो मेरे पुराने शेयर होल्डर से आए या मेरे क्या बोलते हैं पब्लिक से आए, उसे कोई फर्क पड़ रहा है क्या? उसे पैसे से मतलब है, पैसा कहीं से भी आ जाए। शेयर होल्डर को ये ऑप्शन मिल जाएगा तो जो शेयर होल्डर्स ऐसे हैं जिनको लग रहा है कि भाई मेरा राइट्स डाइल्यूट नहीं होना चाहिए वो अपना राइट ऑप्शन को एक्सरसाइज कर लेंगे, और जिन्हें फर्क नहीं पड़ता दे विल बी लाइक ठीक है हमें करने का मतलब नहीं, या तो रिजेक्ट कर देंगे या रिनाउंस कर देंगे। इतना हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। एक चीज हम आपको बताना भूल गए थे। नाउ पुराने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को आपने एज अ मैटर ऑफ राइट बोला कि ठीक है तुम्हें तो मौका मिलना ही चाहिए नया शेयर पहले खरीदने का। ऐसे टाइप को राइट्स को बोला जाता है प्रीएम्प्टिव राइट। अब प्रीएम्प्टिव राइट होता क्या है? ये एक ऐसा नहीं कि समथिंग विच इज वेरी स्पेसिफिक टू सिक्योरिटीज लॉ और कंपनीज एक्ट, ठीक है? दिस इज समथिंग विच इज देयर इन जनरल। प्रीएम्प्टिव राइट मतलब कोई ऐसा राइट जो बाकी सबके पहले आपको मिलता है, ठीक है? सो आई हैव अ प्रीएम्प्टिव राइट ओवर लेट्स से बहुत सिंपल सा एग्जांपल दे रहे हैं। अब जब सीए स्टार्ट हुआ, ठीक है, मेरे पास बैंडविड्थ था एक और सब्जेक्ट उठाने का, मुस्कान मैम पास बैंडविड्थ था एक और सब्जेक्ट उठाने का, राइट? तो मुस्कान मैम एंड आई वी हैड अ प्रीएम्प्टिव राइट कि बाकी लोगों के पहले कोई सब्जेक्ट अगर ऑफर होगा तो हम लोग को होगा। समझ आ रहा है प्रीएम्प्टिव राइट क्या होता है? प्रीएम्प्टिव राइट का एक लीगल एग्जांपल अगर आपको देखना है तो व्हेन यू कम टू अ हिंदू जॉइंट फैमिली, ठीक है, वहां पे जो आपकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है, तो मान लो एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी थी जिसमें 5 भाइयों का हक था। अब उसमें से मेरा भी एक हक है, ठीक है? अब मेरा हक है मतलब आई एम अ पार्शियल ओनर, वो मेरे हक का मेरे हिस्से का जो पार्ट है उसके ओनर है। एज एन ओनर मेरे को क्या राइट है, हम जब मन चाहे उसको बेच के बाहर निकल सकते हैं। बट अगर मान लो कोई एक ओनर अपना हिस्सा बेच के बाहर निकलना चाहे तो उसके ऊपर ऑब्लिगेशन रहता है कि आपको पहले ऑफर देना पड़ेगा बचे हुए 4 लोगों को। क्यों? बिकॉज दे हैव अ प्रीएम्प्टिव राइट, किसी भी और के पहले ऑफर उनके पास आना चाहिए। जब आप राइट शेयर की बात करते हो ना, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल ऑफ प्रीएम्प्टिव राइट जो शेयर होल्डर्स को मिलता है। समबडी हु इज ऑलरेडी इंटरेस्टेड इनटू दैट, पहले उसको राइट दो, उसके बाद किसी और को आप बाहर के इंसान को लेके आना। समझ में आया? तो प्रीएम्प्शन या प्रीएम्प्टिव राइट समझ में आया क्या होता है? जब आप आउटसाइडर्स के पहले अपने किसी इनसाइडर को राइट देते हो, दैट्स अ प्रीएम्प्टिव राइट, ठीक है? फिर हम लोगों ने कल एलिजिबिलिटी कंडीशंस, राइट इशू एग्जांपल ऑफ प्रीएम्प्ट, ठीक है? चलो, फिर हम लोगों ने कल स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज का डेफिनेशन सीखा था। एक बार आपको याद दिलाए थे स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज क्या होता है, डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंजेस क्या होते हैं, ये सब हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। फिर हम लोग आ गए थे इनएलिजिबिलिटी पे। इनएलिजिबिलिटी आपका नेगेटिव लिस्ट है, दी गई है। इन तीन में से कोई भी एक अगर आप पे लग जाता है तो आप इनएलिजिबल होते हो राइट इशू करने के लिए। पहला आपका प्रमोटर ग्रुप या कंपनी अगर डीबार्ड है फ्रॉम एक्सेसिंग द सिक्योरिटीज मार्केट। दूसरा, अगर प्रमोटर डीबार्ड नहीं है बट वो किसी और कंपनी का भी प्रमोटर है विच इज डीबार्ड, तो आपकी कंपनी भी डीबार हो जाएगी राइट इशू से। एंड तीसरा, अगर आपके प्रमोटर या डायरेक्टर्स फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स है, ठीक है? फिर हम लोगों ने जनरल कंडीशंस पढ़े थे, तो इन प्रिंसिपल अप्रूवल, डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज, पार्टली पेड अप शेयर्स नहीं होने चाहिए, मतलब फुल्ली पेड अप शेयर्स होने चाहिए। जो आप अगर सेम प्रोजेक्ट को इशू से और किसी और सोर्स से फंड कर रहे हो तो दूसरा सोर्स का 75% हैज टू बी असर्टेन पहले से। जनरल कॉर्पोरेट पर्पस 25%, अनआइडेंटिफाइबल इन्वेस्टमेंट 25%, दोनों साथ में आया तो 35% हो सकता है। और लास्ट था विलफुल डिफॉल्टर वाला, अगर आपका प्रमोटर या डायरेक्टर डिफॉल्टर है तो आपको बस एक ये कंडीशन डालना पड़ेगा कि प्रमोटर एंड डिफॉल्टर अपने राइट्स को रिनाउंस नहीं करे, विच बेसिकली मीन्स वो राइट्स एक्सरसाइज करने ही पड़ेंगे एज अ मैटर ऑफ ऑब्लिगेशन। समझ में आया? हाँ, अगर मान लो रिनाउंस कर रहे हैं तो बेसिकली अगर रिनाउंस कर रहे तो प्रमोटर ग्रुप में करेंगे। तो मैंने इसे प्रमोटर, वो जो प्रमोटर को राइट मिला वो प्रमोटर ग्रुप में ही घूम रहा है ना, उसके बाहर नहीं जा रहा है, तो उसको वो राइट्स एक्सरसाइज करना ही है। समझ आया सबको? क्लियर हुआ? इतना हम लोग ने कल डिस्कस किया था। अब आगे कुछ बहुत ही चिंतित पढ़ना है। पहला होता है रिकॉर्ड डेट, ठीक है? रिकॉर्ड डेट क्यों इंपॉर्टेंट था?
इट इज टू आइडेंटिफाई कौन से शेयर होल्डर्स को ये राइट मिलने वाला है। अब आपको समझना पड़ेगा रिकॉर्ड डेट क्या होता है और क्यों इंपॉर्टेंट है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अ कंपनी विच इज नॉट लिस्टेड या अनलिस्टेड, वी आर टॉकिंग अबाउट अ लिस्टेड कंपनी। अब लिस्टेड कंपनी होने का मतलब क्या होता है कि आपके शेयर्स फ्रीली ट्रेड हो रहे हैं ऑन द स्टॉक एक्सचेंज एवरी सेकंड एवरी मोमेंट, राइट। तो अब अगर आप बोल रहे हो कि हम अपने शेयर होल्डर्स को ये राइट देना चाह रहे हैं, वो शेयर होल्डर्स कौन से होने वाले हैं? बिकॉज हो सकता है इस मोमेंट रिलायंस के शेयर होल्डर हमें 2 मिनट में अपना शेयर बेच देंगे, हम रिलायंस के शेयर होल्डर नहीं बचे, राइट। तो हाउ डू यू आइडेंटिफाई कौन से शेयर होल्डर्स को ये राइट दिया जाएगा? तो हम लोग उसके लिए कट ऑफ डेट रखते हैं। कट ऑफ डेट को ही रिकॉर्ड डेट बोला जाता है। जो शेयर होल्डर्स एज ऑन द एंड ऑफ रिकॉर्ड डेट आपके शेयर होल्डर्स होंगे, उनको ही राइट इशू दिया जाएगा। उसके बाद चाहे उन्होंने अपना शेयर बेच दिया नहीं बेचा, इज अ डिफरेंट मैटर, बट आप कौन से शेयर होल्डर्स को राइट्स दोगे? जो रिकॉर्ड डेट पे आपकी कंपनी के शेयर्स को होल्ड करके रखे हुए, ठीक है। नाउ जब भी आप रिकॉर्ड डेट की बात करो तो रिकॉर्ड डेट अनाउंस किया जाएगा एज स्पेसिफाइड अंडर एलओडीआर रेगुलेशन। एलओडीआर में आपको बताया गया कि एक जो एंटिटी होती है वो कोई भी कॉर्पोरेट एक्शन लेती है तो उसको रिकॉर्ड डेट किस हिसाब से फिक्स करना होता है, तो एलओडीआर के हिसाब से आपको बताना पड़ेगा। एक बार आपने रिकॉर्ड डेट अनाउंस कर दिया, उसके बाद आप अपने राइट इशू को नहीं हो। तो कभी भी कंपनी आएगी ना, कंपनी रिकॉर्ड डेट अगर अनाउंस कर रही है तो बताना पड़ेगा ना रिकॉर्ड डेट क्या चीज के लिए है। हम रिकॉर्ड डेट बोनस के लिए अनाउंस करें, हम डिविडेंड के लिए अनाउंस करें, कोई भी कॉर्पोरेट एक्शन अगर आप शेयर होल्डर से रिलेटेड लेते हो, रिकॉर्ड डेट अनाउंस करना पड़ता है। तो चाहे आप बोनस करो, राइट इशू करो, डिविडेंड करो, यू विल हैव टू टेल देम। तो अगर मान लो आज यस एकेडमी एक लिस्टेड एंटिटी है, वो गई और बोली कि हम रिकॉर्ड डेट अनाउंस करें फॉर द पर्पसेस ऑफ राइट इशू, आपने पब्लिक को बता दिया कि आप राइट इशू करने वाले हो, बट उसके बाद आप राइट इशू विड्रॉ नहीं कर सकते। ऐसा क्यों? हमें फर्क नहीं पड़ता कंपनी से, हमें किससे फर्क पड़ता है? सेबी, कंपनी का रेपुटेशन जा रहा है, हमें फर्क नहीं पड़ता। सेबी को एक ही इंसान से फर्क, इन्वेस्टर्स। अब इन्वेस्टर्स से रिलेटेड सोचो क्या प्रॉब्लम। आपने अगर रिकॉर्ड डेट का अनाउंस कर दिया, दैट अनाउंसमेंट विल हैव अ ह्यूज इंपैक्ट ऑन द डिसीजन ऑफ द शेयर होल्डर्स टू होल्ड और सेल योर शेयर्स, ठीक है। आज अगर मान लो मेरा प्लान था रिलायंस के शेयर्स को आज के आज बेचने का, रिलायंस ने रिकॉर्ड डेट अनाउंस कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? हम, मेरे को पता है कि राइट इशू होने वाला है, हम जो सोच रहे थे अपना शेयर्स बेचने का, हम नहीं बेचेंगे शेयर्स, हम होल्ड करके रखेंगे अपने शेयर्स को। तो सप्लाई मार्केट में कम हो जाएगा, डिमांड मार्केट में बढ़ जाएगा, पीपल विल वांट टू गेट शेयर्स ऑफ दैट। तो आप मार्केट में बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन कर सकते हो उस में। अब मान लो मैंने होल्ड करके रखा शेयर्स को और आगे जाके आपने विड्रॉ कर लिया अपने राइट्स इशू को, तो मेरे साथ तो धोखा हुआ ना। मेरे को पहले अपने शेयर्स बेचने थे, मैंने क्यों नहीं बेचा शेयर्स? बिकॉज आपने एक रिकॉर्ड डेट इशू कर दिया था, राइट। तो आप इसीलिए, बिकॉज इन्वेस्टर्स के साथ वो बहुत उनके डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट कर देता है, इसलिए एक बार अनाउंस हो गया उसके बाद आप विड्रॉ नहीं कर सकते हो अपने राइट इशू को, ठीक है। अब अगर मान लो कुछ ऐसा सिचुएशन आ गया कि विड्रॉ करना पड़ जाए, ठीक है। अब कई बार ऐसा होता है कि फॉर XYZ रीजन नहीं कर सकते आप राइट इशू, ठीक है। मान लो फॉर एग्जांपल अगर कोविड के टाइम पे पहले किसी ने रिकॉर्ड डेट अनाउंस कर दिया, उस समय तो नहीं कर पाते ना। तो ऐसा कोई ऐसा रीजन आ जाता है कि आप रिकॉर्ड डेट करने के बाद विड्रॉ करना पड़ा आपको, दैट की फिर कंपनी है वो किसी स्टॉक एक्सचेंज में 12 महीने तक कोई भी नए, तुमने एक बार फीलिंग के साथ खेला शेयर होल्डर्स के, अब 12 महीने तक बैठे रहो, उसके बाद ही हम तुमको कोई भी शेयर्स लिस्ट कर, समझ आया सब। एंड द थर्ड वन इज दिस डज नॉट अप्लाई टू ESOP। व्हाट डज नॉट अप्लाई टू ESOP एंड वॉरेंट्स? ये जो 12 महीने का एम्बार्गो लगा हुआ है ना कि 12 महीने तक आप कोई भी शेयर्स नहीं लिस्ट करवा सकते हो, अगर आपने रिकॉर्ड डेट अनाउंस करने के बाद विड्रॉ कर लिया, तो वो 12 महीने के अंदर ESOP के वजह से जो कन्वर्जन हो रहे हैं या वॉरेंट्स की वजह से कन्वर्जन हो रहे हैं वो नहीं आता। अब ये क्यों नहीं आता? ESOP के वजह से अगर मान लो मेरे ऊपर जो ये 12 महीने का एम्बार्गो लगा है, वो लगा है 1 जनवरी से 31 दिसंबर। 12 महीने तक मेरे कंपनी के कोई भी शेयर्स लिस्ट नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि मैंने रिकॉर्ड डेट अनाउंस किया राइट्स के लिए एंड देन उसको विड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो अब 12 महीने तक हम नहीं कर सकते। अब पहले से मेरे एम्प्लॉइज को कुछ ESOPs दिए गए थे विच वर रिक्वायर्ड टू बी कन्वर्टेड ऑन 1 जून। अब ये 1 जून तो इस 12 महीने के बीच में आ गया। अब इसको अगर हम मान लो कन्वर्ट करने नहीं दे या कन्वर्ट करने दे भी दे, उसको लिस्ट नहीं करने दे, नुकसान किसका हो रहा है? मेरे एम्प्लॉय का ना, हु इज माई शेयर होल्डर, राइट। तो उसका नुकसान हम क्यों करवाए कंपनी की वजह से? सेम वे पहले से कुछ वारंट्स इशू किए गए थे एंड दोस वारंट्स वर सपोज्ड टू बी कन्वर्टेड ऑन 1 अक्टूबर, ठीक है। अब वारंट्स कन्वर्ट तो करना ही पड़ेगा क्योंकि उसका टेन्योर मैक्सिमम 8 मंथ्स ही हो सकता है। आपने कन्वर्ट कर दिया बट आप लिस्ट नहीं करा पा रहे हो, गलती किसकी थी? किसकी गलती थी? जिसकी वजह से कंपनी की गलती थी, नुकसान किसका हो जाएगा?
शेयर होल्डर्स का हो जाएगा, क्योंकि आपके हाथ में अब शेयर्स रहेंगे जो आप ट्रेड ही नहीं कर पाओगे क्योंकि वो लिस्टेड ही नहीं होंगे, राइट। तो इसलिए बोला गया है जो भी कन्वर्टेबल रीजंस के कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज की वजह से कन्वर्जन होते हैं ना, दे विल गेट लिस्टेड, ठीक है। उसके अलावा कोई फ्रेश लिस्टिंग नहीं हो पाएगी, समझा सब आपका यहाँ पे दिया है। चलो, कोई कंपनी आई राइट इशू करी, अपने मन से कर सकती है या किसी को अपॉइंट करना पड़ेगा? मर्चेंट बैंकर को एज द लीड मैनेजर आपको अपॉइंट करना ही पड़ेगा, ठीक है। साथ साथ में आपको रजिस्ट्रार टू द इशू भी अपॉइंट करना पड़ेगा जो सारे डिपॉजिटरी से कनेक्टेड हो। नाउ आपने राइट इशू, अच्छा यस एकेडमी के आप लोग सब शेयर होल्डर्स हो, यस एकेडमी राइट इशू है तो आपको अलग से कुछ लेटर वेटर आएगा या फिर बस अनाउंसमेंट होकर अपना देख लो? तो आपको लेटर ऑफ ऑफर देना पड़ता है ना। अब आईपीओ एफपीओ क्या होता है, वो एक पब्लिक ऑफर है, तो पब्लिक का हर एक के घर पे तो आप जाके ऑफर नहीं देने वाले, तो वो आप एडवर्टाइज कर देते हो इन डिफरेंट प्लेसेस, राइट। बट राइट इशू इज अ स्पेसिफिक ऑफर गिवन टू सर्टेन पीपल। अगर आप सर्टेन पीपल को ऑफर देते हो तो आपको हर एक इंसान को इंडिविजुअली लेटर ऑफ ऑफर भेजना पड़ेगा। अब वो जो लेटर ऑफ ऑफर होता है किसको जा रहा है? शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स को जा रहा है। कौन भेज रहा है? कंपनी भेज रही है। सेबी बोलेगी क्या कि मेरे से बिना पूछे भेज? सेबी तो बोलेगी ना मेरे को दिखा के ही भेजना पड़ेगा। तो अगर सेबी को दिखाने भेज रहे हो लेटर ऑफ ऑफर तो उसको आता है ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर। सबसे पहले आप ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर बनाओगे और ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर को आप सेबी के पास भेज दो उनके ऑब्जर्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट वाले पॉइंट में तो ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर बनाते हो, उसके बाद आप उसको सेबी के पास भेजते हो ऑब्जर्वेशन के। सेबी ने जो भी ऑब्जर्वेशन या कमेंट्स भेजा दे हैव टू बी इनकॉर्पोरेटेड इन योर लेटर ऑफ ऑफर, ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर। फिर आप उसको लेटर ऑफ ऑफर बनाते हो और फिर वो सारे शेयर होल्डर्स के पास जाता है। अब जो अपने नॉर्मल प्रिंसिपल्स हमेशा से पढ़ता है कि लेटर ऑफ ऑफर, ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर में सारे मटेरियल होने चाहिए, एडिक्वेट डिस्क्लोजर्स होने चाहिए। कैसे हमें पता चलेगा सेबी को कि जितने भी डिस्क्लोजर्स है सही है गलत नहीं है? तो आप एक डीडी सर्टिफिकेट लोगे। किससे लोगे डीडी सर्टिफिकेट? सेबी का ऑफिसर कौन था वहां? लीड मैनेजर था ना। तो लीड मैनेजर से आप डीडी सर्टिफिकेट लोगे जिसमें लीड मैनेजर अपने आप को सेटिस्फाई करेगा कि हाँ जो जो लॉ से कंप्लायंस चाहिए था अपने को, जितना डिस्क्लोजर्स चाहिए था वो सारे डिस्क्लोजर्स इस डॉक्यूमेंट में दिए गए हैं। अच्छा, किसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू इंश्योर सेबी ने जो भी आपको कमेंट्स दिए हैं वो लेटर ऑफ ऑफर में इनकॉर्पोरेट हुआ है? मैनेजर। वो एक इंटरमीडियरी है सेबी और issuer के बीच में जो हमेशा किसके बिहाफ पे एक्ट करेगा? हमेशा सेबी के बिहाफ पे एक्ट करता है। मतलब अपॉइंट कोई एक इंसान करेगा ऑफ कोर्स वो अलग है, बट वो ऑन बिहाफ ऑफ सेबी एक्ट करता है। मर्चेंट बैंकर्स बनाए इसलिए गए थे, हम लोगों ने चैप्टर 17 में डिस्कस किया था, याद है? इसलिए मैंने सबसे पहले वो चैप्टर पढ़ाया था कि आपको पता हो आईए का क्या काम है, मर्चेंट बैंकर का क्या काम है और पोर्टफोलियो मैनेजर का क्या काम है। समझ में आया? चलो, तो हमेशा प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा, अब हमें कैसे पता कि ये जो कमेंट्स आए हैं सेबी के द्वारा वो इनकॉर्पोरेट किए ही जाएंगे? क्योंकि हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर डाल दी? मर्चेंट बैंकर के ऊपर। अब हमें पता है कि मर्चेंट बैंकर है, उस पर हमें भरोसा है, वो कर लेगा, तो इसलिए सेबी इतनी शांत बैठी हुई है। सेबी को पता है कि मर्चेंट बैंकर के ऊपर कोई भी ऑब्लिगेशन डालो ना वो उसको फुलफिल करेगा ही करेगा। क्या हुआ? वासी का लॉजिकल डिडक्शन तो बट उबासी आने वाली थी ना, आने वाली थी, मतलब नींद वाले स्टेज में तो है ही तुम। घर पे थी। अब ये नया रूल है, एक भी इंसान को उबासी लिया या मेरे को लगा नींद में पास खड़ा है। चलो, समझ में आया? तो हम लोग इसीलिए सभी इतने आराम से बैठी रहती है और इसीलिए लिस्टेड एंटिटीज अगर कोई भी कॉर्पोरेट एक्शन लेकर आती है सबसे पहले हम बोलते हैं लीड मैनेजर अपॉइंट कर लो। तुम लीड मैनेजर अपॉइंट करोगे तो सभी यहां शांत बैठी रहती है कि हाँ हमें जो जो चीज का रिक्वायरमेंट है वो सब लीड मैनेजर कर देगा। यहां तक रीड आगे चलते। बार तो अगर आके मिलो कनेक्ट बनता है ना, सही है। नॉट दैट हम लोग आप लोग के बारे में बात नहीं करते, बट थोड़ा सा बारे में ज्यादा हो जाता है बिकॉज एवरीबडी। चलो रीड
तुम तो लायक ही नहीं। अभी तक और शांत था क्लास, आज से थोड़ा ज्यादा वो आ रहा है। कल तक हम लोग का कितना शांत रहता था क्लास, आराम से पढ़ते थे। हाँ, मेरे को सब्जी वाली बोला। चलो आगे बढ़े अपने, ठीक है। अच्छा अभी आए इधर, चलो अभी हमने क्या डिस्कस करे, राइट इशू। अभी हम आपको क्या बोले, राइट इशू में लेटर ऑफ ऑफर या जो भी ऑफर लेटर होता है वो कहाँ जाता है, सेबी के पास जाता है, वो सब चीज होता है। बट सेबी क्यों मंगा रहा है, क्योंकि आप वो लेटर ऑफ ऑफर किसको भेजने वाले हो, हर एक शेयर होल्डर को भेजने वाले हो ना। अच्छा एक बार प्रैक्टिकली बताना, मैंने आपको बोल दिया कि यू हैव अ राइट दैट यू कैन एक्सरसाइज, ठीक है। तो ऑप्शन है आपके पास कि आप एक्सरसाइज कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो किसी ना किसी तरीके से आपको भी तो मेरे को बताना पड़ेगा ना कि आप एक्सरसाइज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, बताना पड़ेगा। कि ऐसी यूनिलैटरल इंफॉर्मेशन गया तो हो जाएगा। मैं क्वेश्चन समझो सब लोग, हम सारे शेयर होल्डर्स को बोले कि हम आपको ये राइट दे रहे हैं, आप लोग में से जो लोग भी इस राइट को एक्सेप्ट करते हो आपको हम शेयर्स दे देंगे। भाई जो लोग राइट्स एक्सेप्ट कर रहे हैं या एक्सरसाइज करना चाह रहे हैं वो भी तो बताएंगे आके कंपनी को। तो वो कैसे बताया जाता है, एक एप्लीकेशन फॉर्म के तहत, ठीक है। अभी एप्लीकेशन फॉर्म मिलता क्या है, ये सारे लोगों को भेजा जाता है, आज के दिन मिल जाता है, सारे लोगों को भेजा जाता है, ठीक है। अब एक चीज समझो, कोई एप्लीकेशन फॉर्म के साथ साथ ही आपका ब्रिज प्रॉस्पेक्टस बोल लो, नहीं तो लेटर ऑफ ऑफर, वो सब चीज चला जाता है, ठीक है। नाउ टेल मी समथिंग, तो लेटर ऑफ ऑफर की आप बात कर रहे हो, हमने बोला कि हर शेयर होल्डर को आप भेज देते, ठीक है। एक लिस्टेड कंपनी है, पब्लिक, मतलब आराम से करोड़ों में, लाखों तो कहीं पे भी नहीं है, राइट। इतने लोगों को अगर आपको एक लेटर ऑफ ऑफर भेजना है, क्या आप गारंटी के साथ मेरे को बोल सकते हो कि सबके घर पहुंचेगा, नहीं बोल सकते ना। तो फिर मेरे को कहीं ना कहीं तो पब्लिक नोटिस पड़ जाएगा, क्योंकि अगर एक भी शेयर होल्डर के घर पे नहीं पहुंचा लेटर तो आगे क्या बोलेगा, मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, मेरे पास लेटर नहीं आया। लेकिन वही अगर आप पब्लिक नोटिस कर दो तो पब्लिक नोटिस समथिंग दैट वी देन लीगली हम लोग अज्यूम करते हैं सबको पता चल गया, राइट। साइड में रहने के लिए हम लोग बोलते हैं कि आपका जो भी ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर एंड लेटर ऑफ ऑफर है उसको आप पब्लिक नोटिस डाल दो। पब्लिक नोटिस कैसे डालते हैं, आप न्यूज़पेपर्स में डाल देते हो, राइट। तो जो ड्राफ्ट लेटर एकदम सेम आईपीओ एफपीओ वाला है, आईपीओ एफपीओ में भी 30 डेज मिलता था सेबी को, वहां पे भी मिलता था, यहाँ पे पब्लिक को 21 डेज मिलता था, यहाँ पे भी 21 डेज मिलता है। तो आपका ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर जैसे ही आपने सेबी के पास दिया, उसके बाद आप उसको होस्ट करते हो सेबी, स्टॉक एक्सचेंज एंड कंपनी के वेबसाइट पे, ठीक है। इन तीनों के वेबसाइट पे आप होस्ट करते हो पब्लिक से उनका कमेंट्स मंगाने के लिए। पब्लिक से, अब पब्लिक को कैसे पता चला कि आपने वेबसाइट में डाल दिया, तो आपने जैसे ही वेबसाइट में डाला उससे 2 दिन के अंदर अंदर आपको एक इंग्लिश, एक हिंदी और एक रीजनल न्यूज़पेपर में अनाउंसमेंट करना पड़ता है कि देखो हम लोगों ने अपना ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर डाल दिया है इसमें, यहाँ पे वेबसाइट पे। पब्लिक के लिए किसका टाइम है, अगर आपको कोई भी कॉमेंट है तो अपने अपने लाके हमें, सेम टू सेम आईपीओ एफपीओ वाला कॉपी पेस्ट, ठीक है। चलो अब प्राइसिंग पे आ जाओ। प्राइसिंग, अब एक बात बताओ, राइट इशू, नॉर्मल से बात बताना, रिलायंस का शेयर कितना पे ट्रेड कर रहा है आज, रिलायंस इंडस्ट्री पे ट्रेड कर रहा है 466, ठीक है। अब मेरे को रिलायंस इंडस्ट्रीज, अच्छा एक बात बताओ, आउट ऑफ द टोटल शेयर ऑफ रिलायंस हाउ मेनी रियली बी इंटरेस्टेड इन देयर कंट्रोल, 15, 20, 100 से ऊपर किसको फर्क पड़ता है क्या। आई एम ऑल्सो शेयर होल्डर ऑफ रिलायंस, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता और मेरा कंट्रोल कुछ है भी नहीं, राइट। बट फिर भी राइट इशू की तो हमको आप मान रहे हो ना। तो अब अगर आप शेयर होल्डर्स को प्रैक्टिकली आपको बता रहे लॉ के हिसाब से, शेयर होल्डर्स को देखो तो शेयर होल्डर्स 2 तरीके के, एक वो जिन्हें कंपनी में कंट्रोल मतलब होता है अपने कंट्रोल से कि हम कंपनी के, एक वो जिन लोग कंपनी में केवल इन्वेस्ट करते हैं रिटर्न्स जनरेट करने के लिए, ठीक है। अब मेजर इन्वेस्टर्स आपके, मेजर शेयर होल्डर्स कौन से वाले, मेजर शेयर होल्डर्स आपके ये वाले, ठीक है। कंट्रोल वाले जो है वो कहीं ना किसी तरीके से कंपनी के मैनेजमेंट में रहते ही है, ठीक है। राइट इशू का हम लोगों ने पहला लॉजिक क्या बोला था कि आपकी शेयर होल्डिंग डाइल्यूट हो जाती है अगर आप पब्लिक इशू करो तो इसीलिए हम राइट इशू करते हैं। मेरा शेयर होल्डिंग डाइल्यूट हो नहीं हो इससे कौन से वाले पार्टी को फर्क पड़ने वाला है, कंट्रोल वाले को फर्क पड़ने वाला है। इन्हें घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, ऑल दे केयर अबाउट इज मेरे को टाइम पे डिविडेंड दे दो और मार्केट में अप्रिसिएशन करवा दो, मेरे को बस उसी से फर्क पड़ता है, राइट। बट आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स कौन से है, ये वाले है ना। तो आपको राइट इशू कहीं ना कहीं किसी, अच्छा अब
चाहे ये 1 लाख शेयर हो और ये 5 शेयर होल्डर्स हो, राइट इशू कर रहे हो तो करना तो सबके लिए पड़ेगा, करना तो सबके लिए पड़ेगा। तो और पैसा भी भयंकर सारा लगेगा। तो जब इतना पैसा लग रहा है तो हम सोचते हैं इसी पैसे से हम सारा पैसा ले, मतलब ये जो मेरा एक प्रोसेस हो रहा है, इसी प्रोसेस से हम जितना मेरे को पैसा उठाना था मार्केट से, उतना पैसा मार्केट से उठा ले। अब एक बात बताओ, अभी रिलायंस का मार्केट में चल रहा है 2466, ठीक है, 2466 मार्केट में चल रहा है, मतलब एनी शेयर होल्डर कैन बाय एनी नंबर ऑफ शेयर्स इन द मार्केट एट 2466। मेरे को रिलायंस से आज एक मेल आता है कि हम लोग राइट इशू कर रहे हैं, एंड राइट इशू में हम आपको 2450 रुपीज पर शेयर रुपीज में दे रहे शेयर्स, ठीक है। अगर मेरे को 2450 में शेयर्स खरीदने हैं तो भाई ये 466 अभी का है, ये बढ़ घट के 2450 भी होता ही होगा, 1-2 दिन में हो भी जाएगा, राइट। विल आई बी इंटरेस्टेड? हम इतना माथा लगाएंगे कि हम एक एप्लीकेशन ले, एप्लीकेशन भेजे, फिर पैसा भेजे, ये करे वो करे। मेरे को अगर इतने ही अमाउंट में शेयर्स खरीदने हैं तो हम ओपन मार्केट से नहीं खरीद सकते, जाके जा सकते हैं ना। तो आपको कहीं ना कहीं तो इंसेंटिवाइज करना होगा ना आपके राइट्स शेयर होल्डर्स को कि भाई हम राइट इशू कर रहे हैं, आओ तुम मेरे से दो। आज एक बात समझो, राइट इशू करने में पैसा बराबर से ही लग रहा है कंपनी का, चाहे 5 लोग शेयर सब्सक्राइब करे या 50,000 लोग शेयर सब्सक्राइब करे। तो हम ये नहीं चाहेंगे कि जब मेरा पैसा लग ही रहा है इशू कराने में तो मैक्सिमम सब्सक्रिप्शन हो जाए, ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे को यहीं पे पैसा दे, नहीं तो पता चला मेरे को वापस एफपीओ भी करना पड़ रहा है, हो सकता है ना। तो अब कंपनी को कहीं ना कहीं वो तो फर्क नहीं पड़ रहा कि ये अपना कंट्रोल के हिसाब से सोच रही है, पैसे के हिसाब से नहीं सोच रहे, बट कहीं ना कहीं कंपनी को रिवाइज करना पड़ेगा। क्यों तुम आके मेरे राइट इशू के शेयर्स ले रहे हो और मार्केट से नहीं ले रहे हो? तो याद रखना, राइट इशू का नेचुरल सी बात है, अगर मार्केट में 2466 चल रहा है, हम तभी दिमाग लगाएंगे जब रिलायंस में बोलेगा 2200-2300 में, तभी हम दिमाग लगाने वाले, नहीं तो हम क्यों दिमाग लगाएंगे? 2400 के ऊपर तो मेरे को मार्केट से मिल रहा है, इतना थोड़ा बहुत 10-15 रुपए ऊपर नीचे चलता रहता है, राइट। तो हमेशा याद रखना, इट विल मोर सेंस फॉर अ राइट इशू इफ डन एट डिस्काउंट ऑन मार्केट प्राइस, नॉट ऑन फेस वैल्यू, ठीक है। तो राइट इशू मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या हमेशा ही डिस्काउंट पे किया जाता है, क्योंकि अगर आप डिस्काउंट पे नहीं करोगे तो आपके जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स है ना, उनको फर्क पड़ता, वो नहीं लेंगे आपसे, डायरेक्टली कहां से ले लेंगे? ओपन मार्केट से परचेज कर लेंगे। आप तो अगर कर रहे हो राइट इशू तो आप तो चाहोगे ना मैक्सिमम सब्सक्राइब हो, तो हमेशा राइट इशू डिस्काउंट पे ही किया जाता है। अब डिस्काउंट कितना देना है ये कौन डिसाइड करेगा? तो कंपनी ही डिसाइड करेगी ना। आप अपर लिमिट जब शेयर होल्डर्स को आप एग्जिट अपॉर्चुनिटी दे रहे होते हो या जब किसी तरह का कॉर्पोरेट एक्शन लेते हो, तब से भी बताती कि नहीं मिनिमम इतना तो होना ही चाहिए। यहाँ पे शेयर होल्डर्स के ऊपर कंपल्शन, शेयर होल्डर्स के ऊपर मैंडेटरी है क्या कि तुमको राइट इशू हो रहा है तो तुम लोग, तो हमने तो जबरदस्ती नहीं किया, हम 2200 रुपये ऑफर कर रहे तो खरीदो, नहीं मत खरीदो, राइट। तो आपका प्राइसिंग के गाइडलाइंस यहाँ पे कोई वैसे स्ट्रिक्ट नहीं है, यहाँ क्लियर कट बोला गया है कंपनी से डिसाइड करेगी प्राइस, लीड मैनेजर के साथ वो करके क्या बोलते हैं कंसल्टेशन करके, कोई भी हम लोगों ने वो नहीं बताया, बस इतना बोल दिया। याद रखना, इशू प्राइस फेस वैल्यू से कम होना नहीं चाहिए, एंड आपको इशू प्राइस को डिस्क्लोज करना पड़ेगा सेबी के पास लेटर ऑफ ऑफर। यहाँ बुक बिल्डिंग फिक्स प्राइस मेथड आते क्यों? अभी बॉल इज अभी बॉल है अपने कंपनी के, कंपनी आपको बोल रही है हम 2200 में भाग जाए, ऐसे नहीं होगा, हम एफपीओ कर लेंगे आगे जाके, राइट। तो हम लोग का यहाँ पे फिक्स प्राइस करते हैं, तो आपका जो भी प्राइस है आप अपने लेटर ऑफ ऑफर में लिखो और सेबी के पास दे देना। भी हम लोगों ने है क्या, वॉल्यूम वेटेड एवरेज ऑफ पास्ट 50 हाईएस्ट प्राइस पेड बाय द, कुछ भी नहीं बताया हम लोगों ने, क्यों? बिकॉज वो सब एग्जिट अपॉर्चुनिटी जब तब बताया जाता है, ठीक है। यहाँ पे भी हम लोग ने एग्जिट अपॉर्चुनिटी में पढ़ा, दूसरा आप एसएसटी में पढ़ोगे, तीसरा बाईबैक में पढ़ोगे, तीनों ही तो एग्जिट अपॉर्चुनिटी। ओपन ऑफर अंडर एसएसटी इज एन एग्जिट अपॉर्चुनिटी, बाईबैक इज एन एग्जिट अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे भी एग्जिट अपॉर्चुनिटी था। तो सेबी आपको बताती है कि इस हिसाब से प्राइसिंग देखो व्हेन यू आर गिविंग एन एग्जिट अपॉर्चुनिटी टू द शेयर होल्डर्स, कि उनके साथ नाइंसाफी नहीं होना चाहिए। यहाँ पे तो शेयर होल्डर्स को सब्सक्राइब करने के लिए बोला जा रहा है, तुम्हें अच्छा लगा प्राइस सब्सक्राइब कर लो, नहीं अच्छा लगा बैठे रहो, मुझे क्या फर्क पड़ रहा, समझ आया? तो प्राइसिंग का हम लोगों ने कभी कोई गाइडलाइंस नहीं दिया, बस इतना बोल रखा है फेस वैल्यू से कम नहीं हो सकता। That will then be shares issued at discount which is not allowed by the parent act, कंपनीज एक्ट से अलाउड नहीं है। समझ में आया सबको? समझ में आया सबको प्राइसिंग? ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट तब तक ये प्राइसिंग रीड
चलिए, आप लोगों में से कितने लोग के बड़े भाई है? बड़ी बहन है? देख के समझ में आ जाता तेरा बड़ा भाई होगा। सही में यू लुक लाइक अ यंगर, समझ में आता है देख के। एल्डर सिबलिंग का एक अलग वो रहता है, मतलब दे हैव एन अलग पर्सनालिटी। हाँ, आराम से पता, यू आर द एल्डर। यंगर सिबलिंग, अरे डिफरेंस देख लो ना। विकास सर और हमारी पर्सनालिटी ट्रेट्स बहुत सिमिलर है। चिराग सर का एकदम ऑपोजिट है। विकास सर और हम लोग दोनों बड़े भाई हैं, और विकास सर छोटे। बहुत फर्क पड़ता है उससे। मुस्कान मैम कहीं बीच एंगल करती दिखेगी क्योंकि वो बीच वाली है, उसका एक बड़ा एक छोटा दोनों है, ठीक है। लुक लाइक शक्ल वाला बात नहीं, पर्सनालिटी वाइज हम बोल, ठीक है। एनीवे ठीक है, तब घर में कजन्स तो होंगे, होंगे ना, ठीक। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि गेस्ट आए घर पे, गेस्ट के लिए कुछ बाहर से खाना आया था, कुछ स्नैक्स आया था, जैसे प्लेट में निकाल के रख के देते ना अपने, तो हमेशा समझ, ये इंडियन टिपिकल माइंडसेट है कि कुछ बचा हुआ है तो बस साइड में खड़े होकर देखते रहेंगे, जैसे ही गेस्ट बाहर निकले अपने खा लेंगे, ठीक है। अब प्लान वही था दिमाग में पूरा कि जैसे ही गेस्ट उठ के जाएंगे बाहर, जो प्लेट में बचा हुआ है सब हम लोग खाने वाले हैं। और आपने सोचा कि चलो ठीक है, गेस्ट निकल रहे तो नीचे तक उनको छोड़ आते। आप गए नीचे तक उनको छोड़ने के लिए, दौड़ के ऊपर आए, आके देखा तो वो खाना ऑलरेडी आपके छोटे भाई बहन ने या बड़े भाई बहन ने खा लिया था, या कजिन्स ने खा लिया था। कभी ऐसा हुआ है? बुरा लगता है। यहाँ पे भी कुछ मांग में रखे, एक रिजर्वेशन का पॉलिसी बना। अब देखो होता क्या है, आपके घर में ऑलरेडी कुछ शेयर होल्डर्स बैठे हैं, जिनके हाथ में ऑलरेडी इक्विटी शेयर्स है, वो घर पे बैठे हुए हैं। आप अभी थोड़े देर के लिए बाहर हो, बट आप अल्टीमेटली हो घर के ही आदमी, तो भाई अगर उनको कुछ ऑफर मिल रहा है तो आपको भी मिलना चाहिए ना। सिंपल सी बात है। आपके भाई बहन घर पे थे, उस वजह से उनको मीठा मिल गया, तो क्या आप घर से नीचे छोड़ने गए तो आप घर के बच्चे नहीं हुए? हुए ना, आपको भी मिलना चाहिए था। तो ये तो गलत हुआ आपके साथ। तो यहाँ पे बोला कि नहीं, ऐसे नहीं करना, दो बच्चे दोनों को इक्वली ट्रीट करो ना, ठीक है। एक अभी थोड़ी देर के लिए बाहर गया है, आएगा थोड़ी देर में, और हमें पता है मेरे करण अर्जुन आएंगे, ऐसा नहीं है मेरे करण अर्जुन नहीं आएंगे। तो जब वो आने वाले हैं तो उनके लिए थोड़ा सा बचा के तो रखो, पूरा जो ऑलरेडी घर पे बैठे उनको क्यों दे रहे हो? सो रिजर्वेशन टॉपिक या इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बनाया गया है। कोई होगा सेबी का आदमी जो कर रहा होगा, उसके साथ भी ऐसा हुआ होगा कभी, उसने भी यही बोला कि तुम्हारे शेयर होल्डर्स अभी घर पे बैठे, तुमने उनको तो राइट इश्यू कर दिया, बट व्हाट अबाउट दोज पीपल हु होल्ड कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज? कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज उनके पास है तो आगे जाके तो शेयर्स में कन्वर्ट होने वाले, ठीक है। अब कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज जब उन्होंने लिया था तो उन्होंने पूरा हिसाब लगाया होगा कि ठीक है, मेरे पास इतने शेयर्स है तो कन्वर्ट होने के बाद मेरे पास इतना होल्डिंग आ जाएगा, अदर लक्षण जो भी, ठीक है। बट एट द मोमेंट वो कन्वर्ट नहीं हुए, आगे जाके होने वाले हैं। राइट इश्यू तो सारे इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिल रहा है, वो भी आगे जाके इक्विटी शेयर होल्डर्स बनने ही वाले, ये तो 100% श्योर है। तो आप उनके राइट इश्यू का रिजर्वेशन रखो। समझ में आया? रिजर्वेशन बोलता है कि जब भी आप राइट इश्यू करो, और अगर मान लो आपकी कंपनी में, हाँ, अगर मान लो आपकी कंपनी में किसी भी तरह का कन्वर्टेबल सिक्योरिटी था जो आगे जाके कन्वर्ट होने वाला था, तो आप उनके लिए रिजर्व करके रखना उतने ही इक्विटी शेयर्स जो प्रोपोर्शनेट होंगे एज कंपेयर टू योर शेयर होल्डर्स एंड कन्वर्टेबल सिक्योरिटी होल्डर्स। अब एक बात बताओ, अब ठीक है, आपने बोला ठीक है उनको भी हम राइट इश्यूज कर देंगे, ठीक है, अभी कर दोगे? आप नीचे हो, मम्मी ऊपर से ले धड़ाक से मिठाई मारी आपके मुंह पे, अच्छा लगेगा? आओगे वापस घर तब ना खाना मिलेगा कि ऊपर से ही फेंक दे तेरे सर पे खाना, वो तो नहीं हो सकता। तो घर आने का वेट तो करोगे वापस। सेम वे वो कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज के जो होल्डर्स है, उनका सिक्योरिटीज कन्वर्ट होने का तो वेट करोगे कि पहले के पहले राइट इश्यू दे दिया। पहले तो नहीं दे सकता, बट बचा के जरूर रखना है। आपके जो करंट शेयर होल्डर्स है, जिनके हाथ में शेयर्स है, उनको तो आप राइट इश्यू अभी कर दो, बट जो कन्वर्टेबल शेयर होल्डर्स है या कन्वर्टेबल सिक्योरिटी होल्डर्स है, उनके बिहाफ का या उनके प्रपोर्शन का जितना शेयर्स बनता है वो पहले से रिजर्व करके अलग से रखो। कब दोगे उनको? जब वो कन्वर्ट हो जाएगा तो उनको ये राइट इश्यू भी दे देना। कंपलसरी होगा क्या उनके ऊपर? आपके छोटे भाई को पसंद था वो सब्जी, आपको नहीं पसंद था, तो फिर भी जबरदस्ती खिलाएंगे क्या? यू वुड लाइक टू हैव दैट ऑप्शन, ठीक है। मेरे पास होना चाहिए ऑप्शन, मेरे को नहीं मन है खाने का, है ना। तो अगेन उनके ऊपर भी कंपलसरी नहीं है, बट उन्हें ऑप्शन मिलना चाहिए। समझ में आया? तो रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो यहाँ पे बस यही चीज लिखा हुआ है, अगर मान लो कोई भी आपके क्लास में कंपल्सरली कन्वर्ट, अच्छा ओनली कंपल्सरली कन्वर्टेबल, हाँ। अब मान लो आपका वो मिठाई वाले केस में आपका एक दोस्त भी आया था, अब वो दोस्त हो सकता था निकलने वाला है अपने घर के लिए,
नहीं, या हो सकता है ऊपर आने वाला है, तो चलो उसके लिए अगर मिठाई नहीं भी बचाए तो चलता है, क्योंकि हमें नहीं पता ना वो ऊपर आएगा कि नहीं आएगा। नहीं आया तो फिर मेरा जो मिठाई बचाया है वेस्ट हो जाएगा। आप लोग जो अपने रिश्तेदारों को नीचे, साथ में आपका दोस्त भी लटक के गया, अब देयर वाज वन चांस कि वो आप वहीं से अपने घर निकल जाएगा, दूसरा चांस था कि वो आपके साथ घर आ जाएगा। अब अगर आप उसके घर पे मिठाई सेव करवा देते, वो घर आ जाता तो बहुत अच्छी बात थी, बट अगर वो वहीं से अपने घर निकल जाता तो मिठाई वेस्ट हो जाती ना, कोई और खाने वाला तो था नहीं, खराब, ठीक है, तो कोई और खाने वाला तो था नहीं ना। तो वही सेम वे जो ऑप्शनली कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज है उनकी करना होता है। ये करना किसके लिए होता है? केवल कंपल्सरली कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज, जो बच्चा वापस आएगा ही आएगा उसके लिए ही रिजर्वेशन करके रखना है बस। समझ में आया? किस बेसिस पे रिजर्व करके रखोगे? इन प्रपोर्शन टू द कन्वर्टेबल पार्ट। जितना भी पार्ट कन्वर्टेबल है उसके हिसाब से प्रपोर्शन निकाल के रिजर्व करके आप रखोगे, ठीक है। अब वो कब इशू किया जाएगा? जब उनका कन्वर्जन हो जाएगा कन्वर्टेबल डेट इंस्ट्रूमेंट का। जब भी कन्वर्टेबल सिक्योरिटी उनका कन्वर्ट कर दोगे उस समय कर दिया जाएगा। यहां पे एक लास्ट लाइन दिया गया है, फॉर द पर्पस ऑफ ऑफरिंग सच राइट एंटाइटलमेंट्स द शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू क्रेडिट राइट एंटाइटलमेंट। इसको बस हाईलाइट करके रख दो, नीचे जाके एक डीमैट राइट एंटाइटलमेंट करके आपका नया टॉपिक ऐड हुआ है, तो जब अपने वो डिस्कस करेंगे ना, जितना जगह राइट एंटाइटलमेंट आया है हम लोग वो सब डिस्कस, अभी के लिए एक बार रोक दो, ठीक है। ओके चलो, अब एक बात बताओ, घर पे मिठाई बना था, सारे रिश्तेदारों के लिए बना था, आपने जो गेस्ट थे उनको भी खिलाया, फिर जो घर के बच्चे थे उनको भी खिलाया, तो लोग ने मिठाई बनाया था उनको खिलाओगे कि नहीं खिलाओगे? क्या लगता है, क्या मतलब उनकी मेहनत, वो लोग ने पूरा मेहनत किया और आप लोग बैठ के पूरा खा गए, उनके लिए भी खिलाया जा सकता है ना। तो आपकी कंपनी में करने वाले कौन है? एम्प्लॉइज है ना। अगर आप चाहो तो एम्प्लॉइज के लिए भी रिजर्वेशन क्रिएट कर सकते हो, लेकिन वही है कि रिजर्वेशन मैक्सिमम, अलॉटमेंट मैक्सिमम 2 लाख का किया जाएगा। अगर मान लो एम्प्लॉइज ने अपने रिजर्वेशन कैटेगरी में 2 लाख जितना सब्सक्राइब नहीं किया, मतलब 5 लाख के बहुत सारे लोग हैं बट उनको 2 लाख रुपए दे रहे हो तो मेरा अंडर सब्सक्राइब हो जा रहा है, तो आप उनको 2 लाख से ज्यादा का भी दे सकते हो, अप टू मैक्सिमम ऑफ 5 लाख। ये सेम कॉन्सेप्ट है जो हम लोगों ने वहां। हम क्यों खाते तेरे घर जाके? अपन लिख रही होगी। चलो ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अब्रिज लेटर ऑफ ऑफर। अब देखो ये जो अच्छा प्रोस्पेक्टस है क्या रियल लाइफ का? दिखाई नहीं था ऑनलाइन, नालायक। ये आपका रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, ये आपका फाइनल प्रोस्पेक्टस है, कितने पेजेस का देखो? 607 पेज का है, ठीक है। अब 607 पेज का प्रोस्पेक्टस, आपने क्या बोला? हर एक शेयर होल्डर को आपको ऑफर डॉक्यूमेंट भेजना पड़ेगा, बोले ना अभी हम जस्ट थोड़ी देर पहले बोले थे। ऑफर डॉक्यूमेंट मतलब क्या होता है? प्रोस्पेक्टस ही होता है। इमेजिन मेरे कंपनी के 10 लाख शेयर होल्डर्स, 10 लाख शेयर होल्डर्स को हम 607 पेज का प्रोस्पेक्टस सबको भेज रहे हैं। डज इट मेक, इट डज नॉट मेक एनी सेंस, राइट? आपका कॉस्ट उतना ही बढ़ जाता है, आपका सस्टेनेबिलिटी उतना ही घट जाता है, और बेमतलब का बहुत ज्यादा ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, राइट? उसके ऊपर से अगर ये किसी और के हाथ लग गया तो और प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग बोलते हैं अब आपको अपने सारे शेयर होल्डर्स को कुछ तो भेजना पड़ेगा, ठीक है, बट ये 600 पेज का डॉक्यूमेंट भेजने का कोई सेंस नहीं बनता। तो एक काम करो, एक अब्रिज्ड लेटर ऑफ ऑफर बना लो। अब्रिज का मतलब क्या होता है? शॉर्ट फॉर्म। अब्रिज मतलब ही शॉर्ट फॉर्म होता है, इट्स एन इंग्लिश, ठीक है। तो अब्रिज लेटर ऑफ ऑफर बना लो, मतलब एकदम शॉर्ट फॉर्म में लेटर ऑफ ऑफर बना लो। अब हम शॉर्ट फॉर्म में लिखने बोले तो आप तो कुछ भी लिख के आओगे, तो वो हम नहीं, वो नहीं अलाउ करेंगे, ठीक है। एलओडीआर रेगुलेशन, सॉरी आईसीडीआर रेगुलेशंस ही अपने स्केड्यूल से बता के रखा है कि अब्रिज लेटर ऑफ ऑफर में क्या क्या डिस्क्लोजर्स जाने मैंडेटरी है। आप उतना भी डिस्क्लोजर्स डाल दो काफी हमारे। अब पूरा रेशियोज और ये और वो सब जान के क्या करेंगे शेयर होल्डर्स? उन्हें मेन मेन चीजों से मतलब है ना, तो आप मेन मेन चीजों का डिस्क्लोजर्स दे दो और अब्रिज लेटर ऑफ ऑफर बना लो। वो लेटर ऑफ ऑफर, अब्रिज लेटर ऑफ ऑफर एप्लीकेशन के साथ साथ सारे पास जाएगा। फिर जो भी शेयर होल्डर्स चाहते हैं अपने राइट्स को एक्सरसाइज करना, वो एप्लीकेशन फिल वापस एप्लीकेशन
समझ में आया? तो दिस अब्रिज लेटर ऑफ ऑफर गोज टू एवरी शेयर होल्डर अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन टू सब्सक्राइब और एक्सरसाइज द राइट्स। समझ आया सब? चलो अब एक बात बताओ, आपने मेरे आपके जैसे आपको ना जो भी प्रोविजन पढ़ना है, जो भी पढ़ाया जा रहा है, आप याद रखो कुछ प्रोविजंस बनाए हैं हम लोगों ने एक रिटेल इन्वेस्टर को दिमाग में रख के, जैसे अब्रिज लेटर ऑफ ऑफर, बट कुछ हमारे जो कंट्रोल वाले इन्वेस्टर्स हैं उनको दिमाग में रख के रखा गया है, बिकॉज देयर हैज टू बी अ बैलेंस बिटवीन बोथ दीज। समझ में आया? अब जैसे अब्रिज लेटर ऑफ ऑफर है ना, दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू रिटेल इन्वेस्टर्स, मेरे और आपके जैसे कि भी बोलती है कि चलो ठीक है वो लोग 600 पेज पढ़ने वाले नहीं है, मेन पेज दे दो, वो भी नहीं पढ़ेंगे हमें पता है, बट आपको तो देना पड़ेगा वो इन्फॉर्मेशन। अब अगर मान लो कोई ऐसा इन्वेस्टर था जो इस इन्वेस्टर को ये पढ़ के लगा कि नहीं, कंट्रोल वाला इन्वेस्टर बात कर रहे हैं, पढ़ के लगा कि नहीं मेरे को और डिटेल जानना है, तो क्या आप उसको मना कर सकते हो लेटर ऑफ ऑफर देने से? नहीं कर सकते ना। तो जो भी कंपनी होती है इंश्योर करना पड़ता है कि उसका लेटर ऑफ ऑफर और एप्लीकेशन फॉर्म सारे स्टॉक एक्सचेंजेस, रजिस्ट्रार शेयर ट्रांसफर एजेंट, स्टॉक ब्रोकर, अंडरराइटर, बैंकर, इन्वेस्टर एसोसिएशन एंड सेल्स बैंक्स, इन सबके पास हो। तो कोई भी इंसान जो चाहता है कि मेरे को प्रॉपर लेटर ऑफ ऑफर चाहिए, वो जाके वहां से लेटर ऑफ ऑफर निकाल सकता है। ठीक है? क्योंकि आपने इंडिविजुअल लोगों को लेटर ऑफ ऑफर नहीं भेजा है, प्रॉपर प्रोस्पेक्टस भेजा है, आपने उनको अब्रिज्ड लेटर ऑफ ऑफर भेजा। ठीक है? अभी अब्रिज्ड लेटर ऑफ ऑफर कैसे भेजा जाएगा? रजिस्टर्ड पोस्ट कुरियर, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन। आज के दिन में सबको इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन सबको आता है। तब आपका इशू स्टार्ट होने से एटलीस्ट प्रोस्पेक्टस, अब्रिज प्रोस्पेक्टस पहले से ही है, पहले अब्रिज प्रोस्पेक्टस भी घर पे फिजिकली आता था, आज तो अब्रिज प्रोस्पेक्टस आपको मिल एवरीथिंग। समझ में आया सबको? अब अगर मान लो आपके पास आया अब्रिज प्रोस्पेक्टस, आपको मैंने पूरा प्रोस्पेक्टस जाओगे लीड मैनेजर को बोलो पे करोगे, आपको आपका पूरा, ठीक है? एप्लीकेशन फॉर्म के साथ हमेशा फुल प्रोस्पेक्टस आप कभी नहीं भेज। समझा सबको? ठीक है? अब ये क्रेडिट राइट एंटाइटलमेंट बाद में पढ़ेंगे। राइट एंटाइटलमेंट जो भी है वो सब एक बार में अपने पढ़ है, तो वो पहले मैं आपको राइट एंटाइटलमेंट है वो तो समझ, आपको ये सब अब वो पीछे दिया गया तो वो आराम से पढ़। नाउ नेक्स्ट है वेरी 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 इंटरेस्टिंग, देखो कितना लॉजिकली सोच, 10 लाख इन्वेस्टर्स है, आपने अब्रिज प्रोस्पेक्टस को भेजा, ठीक है, और साथ में आपने एप्लीकेशन के घर में पहुंचे, गारंटीड है ऐसा एक भी इंसान नहीं रहेगा। चलो सबके पास इंफॉर्मेशन पहुंचाना था तो अब तो आपने पब्लिक नोटिस कर दिया, सबके पास इंफॉर्मेशन पहुंच गया, बट कोई भी इंसान जो अपने उस राइट को एक्सरसाइज करना चाहेगा वो एप्लीकेशन तो भरेगा, एप्लीकेशन कहां से आएगा? आप समझ रहे हो मेरी बात? वापस से समझ, आप लोग 10 लोग बैठे हो, ठीक है, 10 के 10 लोगों के पास पहला मेरा काम था ये बताना कि कंपनी राइट इश्यू कर रही है। मैंने सोचा कि सबको हम ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर वगैरह भेजते, इससे बेटर पब्लिक नोटिस कर देते, एक पब्लिक अनाउंसमेंट कर दिया न्यूज़पेपर में, सबके पास इन्फॉर्मेशन पहुंच गया। ठीक है, अब आप लोग 10 शेयर होल्डर्स हो, आप लोग सबके पास एक एप्लीकेशन फॉर्म और अब्रिज पहुंचना चाहिए। अब मैंने ये सबको डिस्पैच कर दिया, ठीक है, 9 लोग के पास पहुंचा, 100 के पास नहीं पहुंचा। तो अब सब लोग जितने लोग इंटरेस्टेड है ये राइट इशू में शेयर्स लेने के लिए, आप लोग अपना एप्लीकेशन भर के मेरे को आपने दिया, आपने दिया, आपने दिया, आपने दिया, सबने दिया एप्लीकेशन, हाउ विल शी? और ऐसे सोचो एक कंपनी के कितने लोग होंगे जिनके पास एप्लीकेशन फॉर्म पहुंचा ही नहीं होगा, राइट? तो हम लोगों ने आईसीडीआर के अंदर आया है कि अगर मान लो कोई शेयर होल्डर, पता तो सबको ही है, आपने पब्लिक नोटिस किया था तो पता तो सबको ही है कि राइट इशू होने वाला है, कोई भी शेयर होल्डर ऐसा होता है जिसको अप्लाई करना है फॉर राइट इशू बट उसके पास एप्लीकेशन फॉर्म नहीं पहुंचा, वो एक पर एप्लीकेशन, वेरी सिंपल, प्लेन पेपर में आप अपना एप्लीकेशन बना के लिख के आओ कि इतने शेयर्स मेरे आने चाहिए थे, इतना इतना हुआ, मेरे को प्लीज राइट इशू दे, तो वो प्लेन पेपर में भी कर सकता है। कौन से लोग होते हैं जिनके पास एप्लीकेशन आया नहीं है, दे आर अलाउड टू मेक अ प्लेन पेपर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन मनी। अब उन्हें कैसे पता चलता है एप्लीकेशन क्या है, क्या करना है, वो सारी चीजें, बट वो सारी के पास रहता है, इन सब जगह में तो रहता है, तो कहीं से भी बता, दिस इंफॉर्मेशन इज एब्सोल्युटली द पब्लिक डोमेन, उन सबको पता रहता है। तो आप एक एप्लीकेशन प्लेन पेपर में एप्लीकेशन बना लो और एप्लीकेशन के साथ आप उसको भेज सकते हो।
नाउ सी, देखो अगर मान लो आप लोग 10 लोग को एप्लीकेशन, सोनल के पास नहीं, मेरा आपका टेंडरिंग ऑफर पीरियड स्टार्ट हुआ, ऑफर पीरियड के बीच में मेरे को आप लोग 9 लोग का आया, मैं आप लोग को अलॉट किया, ऑफर कंप्लीट कर दिया, अब बाद में वो सोनल रोए गाए मेरे पास नहीं आए, वो किसको क्या फर्क पड़ रहा, कंपनी को तो मिल गया ना शेयर्स, मतलब कंपनी को इन्वेस्टमेंट मिल गया, आपको शेयर्स मिल गए, बात खत्म हो गई। तो अब ये रोना गाना करने से बेटर भाई एक एप्लीकेशन निकाल, उसमें एप्लीकेशन बना ले खुद के हिसाब से और उसके साथ एप्लीकेशन, ठीक है। चलो एक चीज बस याद रखना, लेकिन पेन पेपर में जो भी इंसान एप्लीकेशन फाइल कर रहा है वो रिनाउंस नहीं करता अपने, तो अगर आपने चूज किया, अरे उसके पास एप्लीकेशन फॉर्म पहुंचा नहीं तो रिनाउंस कैसे करेगी, कैसे किसी और को जाके अपना एप्लीकेशन लेके आएगी, राइट। तो जो भी प्लेन पेपर एप्लीकेशन कर रहा होता है वो रिनाउंस नहीं करता, ठीक है। एंड थर्ड पॉइंट, प्लेन पेपर में एप्लीकेशन बना के दे दिया, उसके बाद उसके पास एप्लीकेशन फॉर्म पहुंच गया, उसने एप्लीकेशन फॉर्म भी फिल करके मेरे को दिया, अगर उसने दोनों चीज मेरे को दे दिया ना, दोनों रिजेक्ट, क्यों, बिकॉज कंफ्यूजन का चांसेस हुआ, तो हमने पहले ही बोल दिया अगर सेम इंसान का, सेम इन्वेस्टर का प्लेन पेपर एप्लीकेशन भी आया है और दूसरा एप्लीकेशन भी आया है, हम दोनों ही रिजेक्ट कर देंगे। अब आप बोलोगे सर चेक कर सकता था, नहीं सब कर सकता था, बट एक कंपनी में आप सोचो एक RII रिटेल इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से कितने लोग होंगे, और अगर उसमें से 50% लोगों ने भी प्लेन पेपर और एप्लीकेशन फॉर्म दोनों देना स्टार्ट कर दिया ना, कभी राइट इशू कंप्लीट ही नहीं पाएगा, राइट। तो हमने बोला कोई झंझट नहीं करना है, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं करना है, नहीं पहुंचा एप्लीकेशन फॉर्म, प्लेन पेपर में एप्लीकेशन बना के दे दो, अगर एप्लीकेशन फॉर्म नहीं पहुंचा है तो रिनाउंस नहीं कर सकते हो, और अगर आपने प्लेन पेपर में एप्लीकेशन दे दिया है तो आप साथ में एप्लीकेशन इवन इफ आपको बाद में एप्लीकेशन फॉर्म मिल गया, अगर दिया तो दोनों रिजेक्ट, ठीक है। चलो यहां तक, हम मेरे से पूछ रहे रिनाउंस का मतलब, कल का लेक्चर भाई सोनल ने मेरे को प्लेन पेपर एप्लीकेशन दे दिया और उसके पास बाद में एप्लीकेशन फॉर्म आया, उठा के तेरे को लाके दे दी कि ले हम अपना राइट्स तेरे को रिनाउंस कर रहे हैं, ऐसे चलेगा क्या? वो खुद जब अप्लाई कर चुकी तो, और फिर होगा क्या, यू विल यूज दैट एप्लीकेशन फॉर्म, दोनों ही रिजेक्ट कर देंगे, तो वो करना ही नहीं है। अब तो कुछ नहीं, अब तो सब ईमेल के थ्रू होता है तो सबके पास ही जाता है, बट ईमेल में भी कई बार ऐसे होता है कि अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरे 4 ईमेल आईडीज है, जिसमें से एक जो हम लेक्चर्स वाले ईमेल आईडी रखे थे उसका स्टोरेज फुल हो चुका है, ठीक है, और अच्छा खासा नहीं, बहुत मेजरली फुल हो चुका है, ऐसे मेरे को एक बार में अब बहुत हैवी वाला लेना पड़ेगा, और हम आलस कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम ले नहीं सकते, आलस कर रहे लेने में। अब अगर मान लो अभी उस ईमेल आईडी पे अगर कोई मेल आना होगा, वो आएगा ही नहीं, उसमें ईमेल्स आना जाना बंद हो गया, तो देयर इज स्टिल अ पॉसिबिलिटी दैट पीपल माइट नॉट गेट द एप्लीकेशन, इसलिए हम लोगों ने इसको हटाया नहीं, समझा? ओह गुड, इंपॉर्टेंट है, वो देख सकती है, ठीक है। चल नेक्स्ट, सिक्योरिटी डिपॉजिट सेम है, 1% ऑफ द इश्यू साइज आपको उठा के देना पड़ता है, डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज को पहले से रखना पड़ता है। सिक्योरिटी डिपॉजिट का लॉजिक क्या था? लॉजिक कंपनी के सर पे तलवार लटका के रखना है, बस इतना सही है कि कंपनी तुम कुछ भी गड़बड़ करोगे सबसे पहले ये हम फोरफीट कर लेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले अपने को तलवार लटका के रखना है। अंडरराइटिंग, अंडरराइटिंग रखना पड़ेगा, कौन बन सकते हैं अंडरराइटर्स? मर्चेंट बैंकर्स और स्टॉक ब्रोकर्स, राइट। अब एक चीज याद रखना, यहां का जो स्पेशल पॉइंट है हाईलाइट कर लो, अगर राइट इश्यू के केस में आप अंडरराइट कर रहे हो तो अंडरराइटिंग केवल उतने ही शेयर्स का हो सकता है जो प्रमोटर के अलावा बाकी लोगों को दिया जा रहा है, प्रमोटर वाला पोर्शन कैन नॉट बी अंडररिटन, समझ में आया? सो ओनली दैट पोर्शन कैन बी अंडररिटन विच इज नॉट गिवन टू द प्रमोटर। चलो नेक्स्ट, एडवर्टीजमेंट, उसके अलावा अंडरराइटिंग का बाकी सब सेम रहेगा, आप अंडरराइटर अपॉइंट कर रहे हो तो आपको उनके साथ बैठ के
अग्रीमेंट में एंटर करना ही पड़ेगा, अग्रीमेंट में सबके रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखे होने चाहिए, अग्रीमेंट में पता होना चाहिए कि कितना % तक अंडरराइट किया गया है। अगर मान लो अंडरराइटर ने अपने साथ कुछ सिंडिकेट मेंबर्स रखे हैं और अगर वो सिंडिकेट मेंबर्स ने अपना ऑब्लिगेशन आगे जाके फुलफिल नहीं किया तो अल्टीमेटली द लीड मैनेजर विल बी रेस्पॉन्सिबल। सेम कॉपी पेस्ट, ठीक है, सेम लॉ पढ़ रहे हो ना तो सेम ही रहेगा लॉजिक। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं इशू रिलेटेड एडवर्टीजमेंट, ठीक है। नाउ जिस दिन भी आपका इशू ओपन होने वाला है उसके पहले आपने ड्राफ्ट ऑफर लेटर बनाया, उस पे सबके कमेंट्स मंगाए, फिर आपने फाइनल ऑफर डॉक्यूमेंट बनाया, फिर आपने अब्रिज्ड ऑफर डॉक्यूमेंट बनाया, फिर अब्रिज्ड ऑफर डॉक्यूमेंट और एप्लीकेशन फॉर्म लेके आपने सबको डिस्पैच कर दिया। अब एटलीस्ट आपको एक बार पब्लिक को बताना तो पड़ेगा ना कि मेरा इशू पीरियड ओपन होने वाला है। तो इशू ओपन होने से एटलीस्ट 2 दिन पहले एक इंग्लिश, एक नेशनल हिंदी और एक रीजनल न्यूज़पेपर में, कहां का रीजनल न्यूज़पेपर, जहां पे रजिस्टर्ड ऑफिस आपका सिचुएटेड है, इन सब जगह आपको एक पब्लिक एडवर्टीजमेंट देना पड़ता है। उस पब्लिक एडवर्टीजमेंट में क्या क्या बताओगे? पहला, हम लोगों ने सब लोगों को लेटर ऑफ ऑफर डिस्पैच कर दिया है एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। दूसरा, कहां कहां पे हम लोग आपके एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करने वाले हैं। अगर आप फिजिकल एप्लीकेशन बनाने वाले हो तो कहां कहां एक्सेप्ट करने वाले, आज के दिन में क्या बोलते हैं, इस ईमेल पे डाल देना, ठीक है। बट पहले तो ऐसा नहीं होता था ना, पहले के हिसाब से सोचो ना, प्रॉपर ऐसे ऑफिसर्स होते थे जहां जाके आपका एप्लीकेशन फॉर्म जमा करना पड़ता था। तो कौन कौन से जगह पे आपका एप्लीकेशन फॉर्म जमा होगा। अच्छा, मान लो श्रीकांत के पास गया एप्लीकेशन फॉर्म, बट वो कुछ फिल करते करते गलती से अपना सरनेम वगैरह उल्टा सीधा लिख दिया, ठीक है, कुछ भी लिख सकता है। सरनेम क्या था, हरने था, मान लो हरने की जगह पिंचा लिख दिया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, फिर उसको नया एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए होगा। तो डुप्लीकेट एप्लीकेशन फॉर्म इशू कर सकते हैं क्या? एक ऑप्शन है कि ये प्लेन पेपर में लिख के दे दे, दूसरा ऑप्शन है कि डुप्लीकेट फॉर्म जाके लेके आए। तो डुप्लीकेट फॉर्म कहां से लिया जाएगा, वो सेंटर का नाम बताना पड़ेगा। उसके बाद एक स्टेटमेंट देना पड़ेगा कि जिन लोगों के पास आप अभी तक कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म नहीं पहुंचा है, आप चाहो तो प्लेन पेपर में उठा के एक एप्लीकेशन लिख के दे सकते हो। ये स्टेटमेंट लिखना क्यों जरूरी है? आपको एडवर्टीजमेंट में स्टेटमेंट लिखना क्यों जरूरी है? हम लोग तो पढ़ लिए, क्योंकि बाकी लोगों को नहीं पता ना, इंजीनियर्स हुए तो उन लोगों को क्या पता क्या होता है, राइट। ये बहुत मेजर, सॉरी, अच्छा नहीं, ये तो सीए थी, इट्स ओके। हाँ, तो अगर कोई आईटी का बंदा हुआ, कोई डॉक्टर हुआ, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, बट हम लोग जो पढ़े लिखे वो तो नहीं पढ़े लिखे ना, तो उन लोगों को कहां से पता होगा ये सब कुछ रूल्स हो जाए। तो आपको बताना पड़ेगा ना, इन्वेस्टर तो कोई भी हो सकता है। तो आप अपने एडवर्टीजमेंट में पहले बताओगे कि हमने सबको डिस्पैच कर दिया। ये क्यों बताना जरूरी होता है कि देखो हमने इस दिन को डिस्पैच कर दिया था, तो तुम अंदाजा लगा सकते हो कि तुम्हारे पास आने वाला है या खो गया है रास्ते में, ठीक है। दूसरा, आप बताते हो कि कहां कहां से आप डुप्लीकेट फॉर्म्स ले सकते हो, कहां आपको एप्लीकेशन फॉर्म जमा करना होता है। तीसरा, आपको बताना होता है कि अगर तुम्हारे पास फॉर्म नहीं पहुंचा या अगर तुम डुप्लीकेट फॉर्म लेने की स्थिति में नहीं हो, सब लोग सेंटर्स जाके नहीं ले सकते ना, तो तुम एक प्लेन पेपर में भी एप्लीकेशन लेके जा सकते हो, ठीक है। एंड एक आपको कॉशन स्टेटमेंट देना पड़ता है कि अगर तुमने प्लेन पेपर और एप्लीकेशन फॉर्म दोनों में मिला के मेरे को दोनों में अलग अलग एप्लीकेशंस दिए, हम दोनों रिजेक्ट कर देंगे। ये भी देना क्यों जरूरी है? अपन को पता है कि आईसीडीआर में लिखा हुआ है, इंजीनियर्स को नहीं पता होता, तो उनको बताना पड़ेगा, नहीं तो ओवर स्मार्ट बन के दोनों दे देंगे आपको, समझ में आया? तो ये आपको कॉशन उनको बताना पड़ता है, समझ आया? ऑफर जितना दिन खुला है उस दौरान क्या आप ऐसा कोई एडवर्टीजमेंट दे सकते हो कि इतना सब्सक्राइब हो गया, इतना तो अलाउड ही नहीं है, तो वो आप कभी भी नहीं कर सकते हो। एंड लास्ट, आप हाँ, क्लोजर का अनाउंसमेंट कब कर सकते हो? जब आपका पर्सन, ये लीड मैनेजर सेटिस्फाइड कि 90% से ज्यादा हमारा सब्सक्रिप्शन का है, तब आप क्लोजर का अनाउंसमेंट दे सकते हो। समझ में आया? यहां तक रीड कर लो। बस, अच्छा एक सेकंड, यहां तक रीड मत करो, लास्ट का 2 पॉइंट्स ही बता दे रहे, फिर विल बी डन विद राइट इशू। नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन पीरियड। तो नॉर्मल अपना आईपीओ का सब्सक्रिप्शन पीरियड क्या होता था? 3 to 10 डेज। राइट्स इशू में इतना कम रखना, राइट्स इशू तो अपने लोगों के लिए कर रहे हैं ना, थोड़े लीनियंट हो सकते हैं, 7 to 10 डेज है, 7 to 30 डेज है, 7 to 30 डेज है अपना ऑफर पीरियड, ठीक है। इसमें आपको जितना मन चाहे उतना आप रख सकते हो। बस एक चीज याद रखना, एक बार आपका 30 डेज का पीरियड खत्म हो गया, उसके बाद कोई बंदा अपना पैसा विड्रॉ नहीं कर सकता, या कोई बंदा अपना एप्लीकेशन विड्रॉ नहीं कर सकता। दूसरा, आपने जब लोगों को राइट इशू करने का दिया तो कंपनी के पास ऑप्शन होता है कि या तो आप पूरा पैसा एप्लीकेशन के साथ मंगा लो, या फिर आप कॉल्स में पार्ट पेमेंट्स मंगाते रहो। आज के दिन में क्या यूज होता है? फुल पेमेंट ही होता है, कोई इतना माथा नहीं लगाता, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल नहीं होता, ठीक है। बस यहाँ पे राइट इशू मेन खत्म हो गया है, यहाँ तक रीड करो, फिर अपने को आगे ये प्रोसीजर फॉर मेकिंग अ राइट इशू, डीमैट, ये दिस इज वेरी, डीमैट राइट एंड टाइटल, ये पढ़ना है। उसके बाद जनरल ऑब्लिगेशंस, डॉक्यूमेंटेशन, एंड विल बी डन विद राइट इशू।
नहीं, प्रेफरेंशियल QIP बाकी है, इसके बाद एक मिलेगा और। नहीं, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ेंगे, इज्जत तुम लोग बताओगे डॉक्यूमेंटेशन, हम एक बार पढ़ा चुके हैं। तो क्या हुआ, समझ तो तुम लोग को समझना तो चाहिए ना। हाँ, बस डॉक्यूमेंट, ये कभी नहीं पूछा था एग्जाम, दिया हुआ है बुक में। तेरे को कट कर दे, चलो रीड करो। बी वाला पॉइंट बता दो, बी वाला पॉइंट कौन सा बी वाला पॉइंट? वही तो बोल रहे हैं, अपने लोग अपने शेयर होल्डर्स को जब ऑफर खोल के दे रहे हो तो थोड़ा तो लीनियंट हो जाओ, ठीक है। बी वाला, ये वाला पॉइंट बोल रहा है शुभम, ये पॉइंट बताता है कि आपको एडवर्टीजर में बताना होगा कि जिन लोगों को भी एप्लीकेशन फॉर्म नहीं मिला है या जिन लोगों को डुप्लीकेट एप्लीकेशन फॉर्म्स लेना है तो वो कहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। रजिस्टर्ड ऑफिस से तो कर सकते हैं, बट हो सकता है आपने 5 अलग अलग ऑफिसेस बना के रखे हो, और तो वहाँ वो ऑफिसेस का एड्रेस की जो भी आपके घर के पास में है वहाँ से ले सकते हो। और कहाँ पे पहले के ज़माने में होता था, फिजिकल एप्लीकेशन फॉर्म्स आते थे तो उसको पूरा भर के जमा करना पड़ता था एक सेंटर में, तो कौन से सेंटर में जाके जमा करना पड़ेगा। रिनाउंस वाला बी पॉइंट, अगर आप प्लेन पेपर में एप्लीकेशन भर रहे हो ना, बना रहे हो, तो आप अपने राइट्स को किसी और के फेवर रिनाउंस नहीं कर सकते हो। नॉर्मल में जब राइट इशू किसी को मिलता है तो उसके पास 3 ऑप्शंस होते हैं, या तो तुम एक्सरसाइज कर लो, या तुम पूरा का पूरा राइट इशू रिजेक्ट कर दो, या तुम रिनाउंस कर दो किसी थर्ड पार्टी के फेवर में कि जो राइट्स आपने मेरे को दिए थे वो राइट्स अब हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे, ये दूसरा वाला बंदा एक्सरसाइज करेगा। बट अगर आप प्लेन पेपर एप्लीकेशन करने का सोच रहे हो तो फिर आप रिनाउंस नहीं कर सकते। क्यों? आपके पास खुद ही एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है, तो आप दूसरे को क्या बोलोगे प्लेन पेपर में करने के लिए? तब तो कोई भी इंसान रैंडमली आके बोल देगा कि देखो हम प्लेन पेपर में एप्लीकेशन दे रहे हैं। आज कोई भी कंपनी का राइट्स इशू निकलता है, हम प्लेन पेपर एप्लीकेशन डाल के बोल देंगे मेरे फेवर में XYZ ने रिनाउंस किया था तो हमको ये शेयर्स दे दो। बहुत केओटिक हो जाएगा, मिसयूज किया जा सकता है। इसलिए हम लोगों ने बोला कि अनटिल, मतलब इसका बेसिकली मतलब ये है कि अनटिल एंड अनलेस द शेयर होल्डर हैज एन एप्लीकेशन फॉर्म दे कैन नॉट रिनाउंस देयर राइट्स। वो प्लेन पेपर एप्लीकेशन पे रिनाउंस नहीं करते, उन्हें रिनाउंस करना पड़ेगा तो एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए ही चाहिए। चलो रीड हो गया सबका? वन मिनट का रेस्ट दे रहे हैं। 50 में ही ऐसे एक तो क्यों होता है? गर्मी लग रही है, कुछ लोगों को लग रहा है। ऐसा हम भी पढ़े, इनफैक्ट हम इंस्टाग्राम पे आज सुबह देखे, कहीं तो लिखा हुआ था कि पुणे वेदर इज लाइक शिमला, कोल्ड एंड ब्रीजी बट नो स्नो। तो हम इतना मोटा सा निकाल के पहन के उतरा, ये क्या है, ये कौन सा शिमला वेदर है भाई? मेरे को यार खुजली होने लगी, मेरे को इतनी गर्मी लग रही है, पता है। एक तो मेरे को गर्मी भी ज्यादा लगती है सुबह। भाई सुबह व्हाट डू यू मीन टाइम? नहीं, उस समय तुम बैठ के तुम लोग का नोट्स बना रहे थे। मेरा लाइफ आजकल इतना इंटरेस्टिंग हो गया है, हम यहाँ से घर जाते हैं, हम नोट्स बनाने बैठते, रात को 12:30 1 बजे तक, जब तक आंख ना दुखने लग जाए हम नोट्स बनाते हैं। फिर सुबह उठ जाते हैं, जनरली तो हम जल्दी उठ ही नहीं पाते, लेट हो जाता है मेरे को। बट अगर जैसे आज के दिन, आज मेरा बाई डिफॉल्ट 7-10 पे नींद, फिर हम उठे, हम बोले यार इतना जल्दी तो कभी उठे ही नहीं है लाइफ में, ऐसे बाई डिफॉल्ट अकेले घर पे क्या करे क्या करे क्या करे। हाँ ठीक है, तो मेरे दिमाग में क्या आया, लैपटॉप लेके नोट्स बनाते हैं। तो हम 7 बजे से लेकर 9 बजे तक नोट्स बनाए तुम्हारे, सुबह उठ के भी हम वही काम कर रहे हैं। शर्म आ रही तुम लोग को? हाँ नहीं तो अरे तो हम तो वो पढ़ के भी अब यही कर रहे हैं वापस बैठ के, क्या पॉइंट था इतना पढ़ने का मेरा? हाँ वही तो प्रॉब्लम है। उस दिन विकास चिराग सर बोले ना नीचे, हम लोग का एक मीटिंग हुआ जिसमें हम लोग का जनवरी ऑनवर्ड स्केड्यूल है, तो हैव इट सब मिला के जो हम लोग का अब स्केड्यूल होने वाला है। हाँ कि वो मेरे पास ही रहता है ना, तो मेरा उसी के ऊपर ही लैपटॉप गिर गिर। हाँ इसमें चिराग सर का लेक्चर्स है 9:45 सुबह से लेके 7:50 शाम तक।
मेरा है 9:30 से लेके 7:30 और मुस्कान मैम का 9:30 से लेके 7:45 कंटिन्यूअस लेक्चर। अरे नहीं, इन जनरल हम लोग अपना बता रहे हैं। तो उस दिन सबका ऐसे स्केड्यूल बना, फिर मेरा आदत है, हम ऐसे फिर एक फाइनल पेपर में सबका लिख देते ताकि क्लैरिटी रहे, तो हम ऐसे लिख दिए सबका। फिर पहले विकास सर देखे तो ऐसा आग बड़ा हो गया, क्या काम करते हो, तो कहते आज तक कि हम क्या आके 2 घंटा क्लास लगी हु करके निकल जाते हैं। फिर उसके बाद चिराग सर देखे तो उनको बहुत हंसी आ रहा था, क्योंकि वो बोलने लगे कि मजा आएगा, अब सब लेट तक रुकेंगे, जल्दी आके, ठीक है। फिर हम मुस्कान देखे, फिर हम लोग नीचे गए चाय पीने, वहां पे चिराग सर बोलते मेरे को लगता है कि हम लोग को एक अच्छा डिवोर्स लॉयर अपॉइंट कर लेना, क्योंकि अब 1 नहीं 2 नहीं 3 होने वाले। ऐसे करें ना, पहले मेरा होने तो दो शादी, फिर डिवोर्स की बात करना। तो हम लोग के दिमाग में है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि तुम लोग के चक्कर में डिवोर्स। उसी दिन जाके हम परिधि को बताए कि देखो ये स्केड्यूल है, दिमाग में बैठा के लाना। उसका ऑफिस 1:30 से लेके 11:30, तो रात वाला टाइम मेरे को बहुत चिल मिल जाएगा, हम जितना लेट चाहे उतना लेट घर जा सकते हैं। और सुबह तो भाई जल्दी क्लास, आई कांट हेल्प इट, आई हैव टू गो, तो आई एम वेरी लकी दैट वे। बस चलो आगे पढ़े, अब हो गया। नोट से याद आया, कितना कंप्लीट हो गया, हम तेरे से पूछे तेरी पढ़ाई कितनी कंप्लीट हो गई, बताना तो कितना कंप्लीट हुआ शुभम, नालायक। हाँ नहीं तो, और इतना बता दे रहे जितने टीचर्स है सबसे पहले मेरे 3 सब्जेक्ट्स आने वाले, ठीक है। 1 बुक आ गई, 1.5 बुक आ गई ना, हाँ पार्ट 1 चल रहा है यार मेरा, अभी वो बीच में वो अमेंडमेंट्स वाले आ गए ना। कल यू वोंट बिलीव, हम घर गए, हम यही सोचे कि 1 घंटा में अमेंडमेंट्स एमसीएस का नक्की हो जाएगा और फिर बैठ के आपका सीआर का बुक कंप्लीट ही कर देंगे पार्ट 1 वाला। आई सैट एट 9:30, 12:30 तक हम एमसीएस अमेंडमेंट्स ही कर रहे थे, 3 घंटा उसमें निकल गया। तो अभी अमेंडमेंट्स खत्म हुआ है, आज होगा, फिर कल मेरे को केस लॉज लेना उनका, तो केस लॉज में देखो क्या आज तो चैप्टर हो जाएगा, परसों तरसों उनका आईसीडीआर का रिवीजन लेते, तो वो तो ठीक है आपको पढ़ाएगा, बहुत लगी पढ़। एनीहू चलिए, हाँ पढ़ाना तो है ही, पढ़ना तो है ही अपने को, लाइफ गोज ऑन। चलिए नेक्स्ट अपने देखते हैं प्रोसीजर फॉर मेकिंग अ राइट इशू। एक राइट इशू करने के लिए कंपनी को क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है ना, बिना पढ़े दिमाग से लॉजिकली बताओ। कंपनी के सेक्रेटरी, ऐसे क्यों देखा, सब बंद करो अपना बुक, नहीं हम यहां से भी हटाएंगे, पता है मेरे को, सब बंद करो। हाँ अभी हम पूछ रहे हैं, हम क्या बोले, बुक बंद करो सब। चलो सबसे पहले क्या करना होगा, अपना आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन चेक करोगे कि आपको अलाउ किया गया है भी कि नहीं किया गया है। उसके बाद बोर्ड मीटिंग करोगे, फिर बोर्डिंग में 1000 तरह के रेजोल्यूशंस पास कराओगे। उसके बाद स्टॉक एक्सचेंज वगैरह को नहीं बताना है, कंपनियों की नहीं हो, लिस्टेड हो ना, स्टॉक एक्सचेंज को तो बताओगे, स्टॉक एक्सचेंज को इंटीमेट करोगे। उसके बाद पर्सन बैंकर को अपॉइंट करोगे। उसके बाद पहले प्राइसिंग फिक्स करेंगे, फिर ऑफर डॉक्यूमेंट बनाएंगे, फिर शेयर होल्डर से अप्रूवल लेंगे। राइट इश्यू में शेयर होल्डर का अप्रूवल जरूरी होता है क्या? अच्छा ओके, और क्या क्या करेंगे? पब्लिक नोटिस देंगे, सेबी के कमेंट्स मंगाएंगे, पब्लिक के कमेंट्स मंगाएंगे, वेबसाइट पे पहले ही अपलोड कर देते हैं, फिर कमेंट्स मंगाते हैं, फिर चेंजेस इनकॉर्पोरेट करेंगे, फिर फाइनल ऑफर डॉक्यूमेंट, फिर अब्रिज्ड वर्जन बनता है, वो एफपीओ आईपीओ में। अब्रिज्ड वर्जन बनेगा, एप्लीकेशन फॉर्म बनेगा, सबके पास जाएगा, फिर आप इशू पीरियड खोलोगे, उसके 2 दिन पहले आपको इशू एडवर्टीजमेंट करना होगा, फिर इशू पीरियड में आप लोगों से अपने शेयर्स लोगे, फिर इशू पीरियड खत्म करोगे, फिर शेयर्स का हिसाब करोगे और कंप्लीशन ऑफ पेमेंट कर, मतलब कंप्लीशन ऑफ अलॉटमेंट कर दोगे। अलॉटमेंट के लिए वापस बोर्ड मीटिंग बुलाओगे और शेयर्स अलॉट करोगे। ठीक है, मोटा मोटी यही था। अब एक फटाक से देख लेते हैं। सबसे पहले एओए में आप चेक करोगे ऑथराइज शेयर कैपिटल, क्योंकि जब आप राइट इशू कर रहे हो तो आप नए शेयर्स इशू कर रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका पेड अप कैपिटल आपके ऑथराइज कैपिटल के ऊपर चले जाए। तो आपका जो टोटल पोस्ट इशू पेड अप कैपिटल होने वाला है दैट शुड बी विद इन दी ऑथराइज शेयर कैपिटल। नहीं है तो आपके कंपनीज एक्ट के हिसाब से आप उसको अमेंड करो, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को, एंड वहां पे नेसेसरी चेंजेस लाओ अपने उस क्लॉज में। कौन सा क्लॉज होता है? कैपिटल क्लॉज में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है, फिर एक बोर्ड मीटिंग की नोटिस भेजो सारे डायरेक्टर्स को एटलीस्ट 7 डेज पहले बोर्ड मीटिंग के।
स्टॉक एक्सचेंज को नोटिफाई करो कि हमारी बोर्ड मीटिंग होने वाली है और बोर्ड मीटिंग में हम ऐसा ऐसा डिसाइड करने वाले हैं एटलीस्ट 2 days इन एडवांस, ठीक है। फिर बोर्ड मीटिंग किया, बोर्ड मीटिंग में आप देखो कितना करना है इशू, किस प्रपोर्शन में इशू करना है। अगर शेयर कैपिटल को आपको ऑल्टर करना पड़ता, ऑथराइज शेयर कैपिटल को ऊपर नीचे करना पड़ता, तो कैसे करते हैं? सेक्शन 62 के प्रोविजंस फॉलो करने पड़ेंगे, बिकॉज ये करना, राइट इशू करना विल ऑल्टर योर शेयर कैपिटल, तो आपको ये करना ही पड़ेगा। रिकॉर्ड डेट फिक्स करो, मर्चेंट बैंकर अपॉइंट करो, अंडरराइटर अपॉइंट करो और ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर को बना लो। अच्छा, आप जितने भी फाइलिंग्स होंगे तो कोई ना कोई इंसान कंपनी का साइन करेगा। अब क्या कोई भी डायरेक्टर जब मिल जाए तब साइन कर सकते हैं क्या? नहीं। तो आप एक इंसान को ऑथराइज करते हो जो सारा का सारा कॉन्वर्सेशन करेगा, सारा का सारा कम्युनिकेशन करेगा विद सेबी। बोर्ड मीटिंग के तुरंत बाद नोटिफाई करो स्टॉक एक्सचेंजेस को। कितनी देर के अंदर करना पड़ता है? 30 मिनट्स के अंदर करना पड़ता है, ठीक है। तुरंत उसके बाद नोटिफाई करो स्टॉक एक्सचेंजेस को कि हमारा ऐसा 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 डिसाइड हुआ है। फिर ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर सेबी को पास भेजो और सेबी से जो भी ऑब्जर्वेशन है उनको इनवाइट करो। ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर वेबसाइट्स में डालो और वेबसाइट, अच्छा ये पॉइंट्स अब इसमें दिए ही नहीं गए, वेबसाइट में डालो और पब्लिक के लिए फिर एक एडवर्टीजमेंट करो, पब्लिक से पूरा इनवाइट करो कमेंट्स को। फिर आप अपने फाइनल ऑफर लेटर को प्रिपेयर करो सबके कमेंट्स को इनकॉर्पोरेट करने के बाद। फिर लेटर ऑफ ऑफर सबको डिस्पैच करो विद, सॉरी, अब्रिज लेटर ऑफ ऑफर सबको डिस्पैच करो अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन फॉर्म। फिर जाके आपका इशू जो है वो ओपन होगा एटलीस्ट 7 and नॉट मोर देन 30 days के लिए। समझ में आया? लेटर ऑफ ऑफर जो है वो स्टॉक एक्सचेंजेस के पास आपको फाइल करना होता है, इन प्रिंसिपल अप्रूवल लेना होता है और एक डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज अपने को बनाना पड़ता है। अच्छा, ऊपर नीचे दिया, डिस्पैच करो लेटर ऑफ ऑफर, एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह वगैरह। एडवर्टीजमेंट, कंप्लीशन ऑफ डिस्पैच का याद है वो जो 2 दिन पहले करते हैं अपने, वो एडवर्टीजमेंट करो। उसके बाद उसमें क्या क्या स्टेट करना पड़ता है वो स्टेट कर दो। फिर बैंकर्स वगैरह के साथ एक अरेंजमेंट में एंटर कर दो कि वो लोग एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह एक्सेप्ट कर पाए तरीके से, क्योंकि वहां पे पैसा वैसा का भी आपका सीन रहेगा, वो हो पाए। फिर अलॉटमेंट फाइनलाइज करो, बोर्ड मीटिंग करो, अलॉटमेंट करो शेयर्स को और स्टॉक एक्सचेंज जाके एप्लीकेशन फाइल कर दो फॉर लिस्ट। समझ में आया? तो ये अपना बेसिक ऊपर ऊपर से प्रोसेस है जो अपने को पढ़ना चाहता है। मेरे हिसाब से इट कैन बी अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जामिनेशन, ठीक है। अगर उन्हें 5 मार्क्स 8 मार्क्स के लिए कोई ऐसा आईसीडीआर से क्वेश्चन पूछना है, बहुत आराम से आपसे वो पूरा प्रोसीजर पूछ सकते हैं। मोटा मोटा प्रोसीजर अपने को याद रहेगा। आपको क्या याद नहीं रहेगा? बोर्ड मीटिंग का नोटिस भेजो, नोटिस भेजने के बाद स्टॉक एक्सचेंज को नोटिफाई करो, मीटिंग के बाद स्टॉक एक्सचेंज को नोटिफाई करो। ये सब आपको याद नहीं रहेगा। आप इसमें एक्स्ट्रा क्या लिख के आओगे? जनरल मीटिंग करा के अप्रूवल लो। याद रखना नहीं होता है, जनरल मीटिंग में अप्रूवल शेयर होल्डर्स का राइट इश्यू में नहीं लेते हैं अपने, और ये कल के लेक्चर में आपको बताए थे क्यों नहीं लेते, राइट। तो ये सारी चीजें थोड़ा सा दिमाग में रखना, अदरवाइज इट्स अ वेरी इजी आंसर जो आप बहुत आराम से लिख सकते हो। क्लियर हुआ? ठीक है। नाउ डीमैट राइट एंटाइटलमेंट अपने कल से देखेंगे, ठीक है। क्लियर? चलिए, तो ऑन दिस नोट फिर आज का लेक्चर को हम लोग यहीं पे करते खत्म। सबको समझ में आया आज का लेक्चर? यस। चलिए, तो ऑन दिस नोट आज का लेक्चर को यहीं पे करते खत्म। आप सबसे मिलेंगे हम कल सेम टाइम सेम प्लेस। तब तक के लिए हंसते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।